गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह, गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। और हम डिस्कस कर रहे हैं अपना थर्मोडायनेमिक्स का थर्मल इंजीनियरिंग चैप्टर। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है EE 202 इलेक्ट्रिकल का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट्स, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स की विभिन्न डेफिनेशंस, थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फिर इसके बाद में हमने डिस्कस किया था लास्ट टर्न पे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, फिक्स बाउंड्री क्या है, मूवेबल बाउंड्री क्या है, रियल और इमेजिनरी बाउंड्रीज़ क्या हैं, उन सबको हमने उदाहरण से समझा था। फिर हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम डिस्कस किया था। विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम हैं, क्लोज सिस्टम हैं जिसको हम कंट्रोल मास सिस्टम भी कहते हैं, ओपन सिस्टम है जिसको कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम हमने कहा था, और फिर अंत में हमने डिस्कस किया था आइसोलेटेड सिस्टम, उदाहरणों के साथ ही हमने समझा था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये हमने माइक्रोस्कोपिक वर्सेस मैक्रोस्कोपिक अप्रोच फॉर थर्मल इंजीनियरिंग भी हमने डिस्कस किया था कि किसी पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल्स को लेके, किसी कंटेंट के किसी एक मॉलिक्यूल को लेकर अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है, और एवरेज मॉलिक्यूल्स को लेके उनका बिहेवियर हम एवरेज एनालिसिस करते हैं तो उसको हम मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस कहते हैं। और अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनमें हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को ही फॉलो करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी हम सीधी भाषा में समझ सकते हैं कि वो गुण जो किसी पदार्थ की अवस्था को दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि राम का वज़न 50 किलो है, तो ये 50 किलो उसका गुण है, प्रॉपर्टी है। तो ये उसको दर्शाता है कि ये राम की एक गुण है। और मैं कहूँ राम की लंबाई 6 फीट है, तो ये भी एक उसका दूसरा गुण है। राम का रंग काला है या गोरा है, ये भी उसकी एक गुण है। तो इसी तरह पदार्थ की विभिन्न गुण होते हैं किसी पर्टिकुलर अवस्था और समय पर, तो वो गुण उसकी अवस्था को दर्शाते हैं उस पर्टिकुलर समय पर। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। It is some characteristics of the system to which some physically meaningful numbers can be assigned without knowing the history behind it। ये कह रहा है कि क्योंकि हम सिस्टम को एनालिसिस करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो सिस्टम के वे भौतिक मीनिंगफुल मतलब जिनका कोई अर्थ निकल सके, ऐसे नंबर जिनको हम असाइन कर सकें, ऐसे गुणों को हम प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फ्रॉम वेयर वी रीच देयर, मतलब वो गुण कहाँ से आया उसको जाने बिना जस्ट हमें ये पता करना है कि उसका गुण क्या है। जैसे राम का वज़न 50 किलो है, तो हमें ये से कोई मतलब नहीं है कि राम का वज़न 50 किलो कैसे हुआ, या तो उसने 100 किलो से 50 किलो कम किया या 25 किलो से 50 किलो उसने बढ़ाया, दैट डजेंट मैटर। बस हमें ये पता है कि उसका वज़न 50 किलो है, दैट्स इट। दीज आर मैक्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब राम का वज़न 50 किलो है, तो हम राम जो विभिन्न अवयवों से बना है, तो हम विभिन्न अवयवों को तोलने वाले नहीं हैं। उस पूरे राम को वेइंग मशीन पर रखकर हम तोल लेंगे और उसको मैक्रोस्कोपिक अप्रोच हम फॉलो करेंगे। ऐसे ही किसी सिस्टम में आपका लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, उस गैस का टेम्परेचर क्या है उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होगी, वो उसका गुण होगा। या उसका दाब क्या है, प्रेशर क्या है, वो उसका गुण होगा। ये सारी मैक्रोस्कोपिक इन नेचर होंगे। इनवेरिएबली द प्रॉपर्टीज मस्ट इनेबल अस टू आइडेंटिफाई द सिस्टम, मतलब उस सिस्टम को पहचानने में, क्योंकि अभी सपोज करो किसी बर्तन में काफ़ी दाब पर और काफ़ी टेम्परेचर पर एक गैस भरी हुई है, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, हम कैसे पहचानें कि उसकी क्या है, कंडीशन क्या है अंदर। तो उसके लिए उसके गुण पता होने चाहिए। गुण उसका हमें तापमान पता होना चाहिए कि उस गैस का
उस बर्तन के अंदर कितना तापमान है, उसका दाब कितना है, जैसे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकें उसको कि वो किस अवस्था में है, उसका तापमान। जैसे कि हम कहें कि मैं राम को कैसे पहचानूंगा, आप कहें आपको मुझे बताना है कि राम को मैं कैसे बताऊंगा, कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। मैं करूंगा राम 50 किलो का है वज़न में, राम की हाइट इतनी है 6 फीट, राम दिखने में काला है, राम के हाथ में चोट लगी हुई है, या राम का जो भी है उसके गुण मैं बताऊंगा, जिससे कि मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूं, पहचान सकूं। ऐसे ही हम सिस्टम का प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें उस सिस्टम को, कि उसका दाब इतना है, उसका तापमान इतना है, एंड सो ऑन। और लास्ट में एग्जांपल दिया हुआ है, आनंद वेज 72 kg एंड इज़ 1.75 मीटर टॉल। वी आर नॉट कंसर्न हाउ ही गॉट द स्टेज। मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि राम का वज़न या आनंद का वज़न इतना या इतनी लंबाई कैसे हुई, बस हमें पता है कि राम का वज़न इतना है और उसकी लंबाई इतनी है। तो ये सारी हमारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कहलाएंगी। अब कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ के 2 प्रकार हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे प्रकारों में हम उसको विभेदित कर सकते हैं, लेकिन 2 विशेष प्रकार हैं जिनको हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं, एंड दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब इनको कंफ्यूज ना हो, याद रखने के लिए आप मास को लीजिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी उस सिस्टम के मास पर या साइज पर डिपेंड कर रही है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अगर वो डिपेंड नहीं कर रही है मास पर, इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज है, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखो कि आप लोग एक बर्फ़ का टुकड़ा लो। अब बर्फ़ का टुकड़ा है, कुछ 1 किलोग्राम का बर्फ़ का टुकड़ा है सपोज करो। अब मैं उसको बीच में से काट देता हूँ 2 बराबर हिस्सों में। अच्छा, काटने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं कि एक तो मैं प्रॉपर्टी उसकी देख रहा हूँ, उसका तापमान सपोज़ करो -5 डिग्री सेंटीग्रेड है बर्फ़ का, और उसका वज़न कितना है 1 किलोग्राम। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन सी? उसका मास, द्रव्यमान कितना है, वेट कितना है 5 kg, और उसका टेम्परेचर कितना है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने उसको बीच में से 2 बराबर हिस्सों में उसको बांट दिया। अब मैं पूछूं कि किसी भी एक हिस्से का, जिनको बराबर मैंने काटा है, तो उसका तापमान कितना होगा किसी विशेष समय पर, उसी समय पर। ऐसा नहीं कि मैं 4 दिन बाद उसका सेम टेम्परेचर रहने वाला, लेकिन उसी समय पर। तो आप कहोगे तो दोनों ही हिस्सों का टेम्परेचर या तापमान -5 ही है। इसका मतलब उसके टेम्परेचर पर उसके द्रव्यमान को आधा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी ये जो प्रॉपर्टी है, तापमान नामक जो प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हुई उसकी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी हमने देखी थी? हमने देखी थी द्रव्यमान, मास। तो आधा काटने पर वो 2.5 किलो के रह गए 2। ऐसा नहीं कि हर दोनों भागों का भार 5 किलो है, वो आधा आधा हो गया, मास आधा हो गया, वेट आधा हो गया। तो इसका मतलब उसका मास डिपेंड कर रहा है उसके साइज पर, वेट डिपेंड कर रहा है उसके साइज पर। तो ये जो वेट है वो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? वो हुई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो उसके साइज पर, उसके मास पर डिपेंड कर रही है। तो अभी हम ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है उनको डिस्कस करते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, whose value depends on the size और extent of the system। जो प्रॉपर्टीज़ सिस्टम के साइज या एक्सटेंट से मतलब है उसका विस्तार, उसके साइज पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि वॉल्यूम, आयतन। अगर मैं बर्फ़ का जितना भी आयतन का उसको काट दिया तो उसका आयतन आधा आधा रह गया। ऐसा नहीं कि बराबर रहा हो, उसका मास भी आधा हो गया। उसमें जो इंटरनल एनर्जी थी तापमान के कारण या उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण, वो भी आधी आधी हो गई। उसकी एंट्रोपी हम आगे चल के पढ़ेंगे,
वो भी आधी हो गई टोटल एंट्रोपी, और उसका वेट भी आधा हो गया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को सिंपल आप अगर अंदाज़ा लगाना है कि वो प्रॉपर्टी, कोई सी भी प्रॉपर्टी किसी सिस्टम की एक्सटेंसिव है, तो उसके लिए सिंपल है, इफ़ मास इज़ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल आल्सो इंक्रीज। जैसे कि हमने अभी उदाहरण से समझा था, मास को मैंने आधा किया तो वो आधी होगी उसकी प्रॉपर्टी, और दुगना कर देता तो उसकी प्रॉपर्टी वो वाली दुगनी हो जाती, तो वो एक्सटेंसिव होगी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी whose value is independent of the size और extent of the system। जो साइज या एक्सटेंट या विस्तार पे डिपेंड नहीं करती है प्रॉपर्टी, जैसे कि उसका तापमान था, तापमान डिपेंड नहीं करता, और उसका घनत्व, बर्फ़ 1 किलोग्राम की थी या 5 किलोग्राम की थी तब भी उसका घनत्व उतना ही था, उसको आधा काट दिया तब भी दोनों हिस्सों का घनत्व उतना ही था। ऐसा नहीं है कि आधा काटने पर घनत्व आधा हो गया हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट, these all are intensive property। and one thing, ratio of two extensive properties is also intensive property। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशियो आप ले रहे हो तो जो नई प्रॉपर्टी निकल के आएगी वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होगी। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको हिंदी में आप बोलोगे ऊष्मागतिकी साम्य। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य। साम्य मतलब किसी भी दिशा में कुछ कार्य नहीं हो रहा है, नेट कार्य नहीं हो रहा है। नेट कार्य से मेरा क्या मतलब है कि सपोज़ करो 2 कमरे हैं आमने सामने, एक कमरे में 10 व्यक्ति हैं और दूसरे कमरे में भी 10 व्यक्ति हैं। अब सामने ये भी हो सकता है कि वो दोनों अपने अपने कमरे में शांत बैठे हैं, ना कोई इधर से उधर जा रहा है ना उधर से इधर आ रहा है, ये भी सामने है। या फिर दूसरा सामने ये भी हो सकता है कि हर 1 मिनट में कमरा नंबर 1 से कमरा नंबर 2 में एक व्यक्ति जा रहा है और हर 1 मिनट में कमरा नंबर 2 से भी एक व्यक्ति कमरा नंबर 1 में जा रहा है। तो कुल आदान प्रदान शून्य होगा, यानी वहाँ भी उसको हम साम्य अवस्था ही बोलेंगे। A system is said to be in thermodynamic equilibrium if they are in thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium। कोई भी एक सिस्टम ऊष्मागतिकी साम्य में होगा अगर वो 3 तरह के साम्य अवस्थाओं में है। कौन कौन से? थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब 2 सिस्टम या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच तापमान का अंतर नहीं हो। जैसे सपोज करो आप एक हाथ लो और दूसरा हाथ लो, दोनों को आपस में मिलाओ, तो दोनों को किसी को भी ठंडा या गर्म फील नहीं होगा क्योंकि दोनों का तापमान सेम है, इसलिए कोई भी ऊष्मा ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक हाथ लो और दूसरा हाथ लो जो आग से सेका हुआ है, गर्म किया हुआ, तो आप दूसरे जो ठंडा हाथ है उससे मिलाओगे तो आपको अनुभव होगा कि ऊष्मा संचारित हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे तापमान में अंतर है, तो वहाँ पे साम्य नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ साम्य आ जाएगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब टेम्परेचर या तापमान का अंतर नहीं होगा। दूसरा है हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब प्रेशर या फोर्स किसी भी दिशा में कार्य, नेट फोर्स कार्य नहीं कर रहा हो। जैसे मैं और आप, यह कहें 2 बच्चे आमने सामने खड़े हैं, वो एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर अगर बल लगा रहे हैं तो कोई भी आगे पीछे नहीं खिसकेगा क्योंकि वहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन अगर किसी एक का बल ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे वो सामने नहीं रहेगा और जो कमज़ोर वाला होगा वो पीछे की तरफ धकेला जाएगा। लेकिन दोनों अगर बराबर हैं, दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है, तो वहाँ पे साम्य स्थापित होगा, कोई किसी को नहीं विस्थापित करेगा, तो वो हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। और तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब रसायन पदार्थों में, जैसे कि कोई भी 2 या 3
केमिकल्स को मिला के एक केमिकल मिलाया हमने, तो वहाँ पे सपोज करो एक रिएक्शन में आपको लिख के दूँ A+B=C+D, ये केमिकल रिएक्शन है, यानी A+B मिलके C+D बना रहा है। लेकिन एक अवस्था आएगी जब A+B मिलके C+D बना रहे होंगे और उतनी ही इकाई में, उतनी ही मात्रा में C+D मिलके A+B भी बना रहे होंगे, तो वहाँ पे नेट किसी भी डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही होगी। हालांकि वहाँ पे दोनों डायरेक्शनों में केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन नेट किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो रही, क्योंकि जितने C+D बन रहे हैं उतने A+B भी बन रहे हैं उसी क्षण। इसलिए उस अवस्था को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। दैट इज़ इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, मतलब A+B से C+D भी बन रहा है तो C+D से A+B भी बन रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है वहाँ पे। तो ये जब तीनों तरह के सामने अगर किसी सिस्टम में हैं, केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम, ये तीनों इक्विलिब्रियम हैं, तो उसको हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बोल देंगे। नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक स्टेट। अब जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसे आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हो, तो आप जब ग्राउंड पे थे तब आपकी एक अवस्था थी, आप में कुछ एनर्जी थी, आपका कुछ तापमान था, आप में कुछ जोश था। आधे रास्ते चढ़े तब आपका तापमान थोड़ा बढ़ चुका होगा, पसीने आ चुके होंगे, आपकी एनर्जी लेवल लो हो चुकी होगी, आपका मोटिवेशन कम हो चुका होगा। तो ग्राउंड में और मिड में पहुंचने पर दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। दो अलग अलग अवस्थाएं कैसे पता चली हमें? वो दो अलग अलग अवस्थाओं के गुणों को जानने के बाद, प्रॉपर्टीज़ को जानने के बाद। प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी? प्रॉपर्टीज़ लाइक देखा हमने कि आपका तापमान क्या है, आपको पसीने कितने आ रहे हैं, आपका थकावट कितनी है, ये सारी आपके गुण दर्शा रहे हैं। ऐसे ही थर्मोडायनामिक स्टेट होता है किसी भी सिस्टम जैसे आपका गैस को आप अध्ययन कर रहे हो या द्रव को अध्ययन कर रहे हो, तो उसकी एक अवस्था होती है किसी समय विशेष पर। उस समय विशेष पर उस सिस्टम की अवस्था को दर्शाने के लिए उसके गुण हम अध्ययन करेंगे, तो वो गुण उसकी अवस्था दर्शाएंगे। It is the condition of a system as defined by the values of all its properties. It gives a complete description of the system. आप बताते चलो एक गैस भरी हुई है, तो उस गैस का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, डेंसिटी कितना है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मिलके उस सिस्टम की स्टेट दर्शाएंगे कि इस समय पर उसकी अवस्था ये है। और सपोज करो टाइम t1 पर आपने उसको मेज़र किया, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सो ऑन। फिर हम उसको गर्म करते गए 10 मिनट 1 घंटे तक हमने उसको गर्म किया। फिर उसके बाद में हमने उसका तापमान, प्रेशर, डेंसिटी ये सारी मेज़र की, तो उसके ये सारे प्रॉपर्टीज़ या गुण अलग होंगे। उसका प्रेशर चेंज हो चुका होगा, उसका टेम्परेचर चेंज हो चुका, उसकी डेंसिटी चेंज हो चुकी होगी। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ मिलके t2 टाइम पर उसकी अवस्था या स्टेट को दर्शाएंगे। तो ये होगा हमारा थर्मोडायनामिक स्टेट। ये सारी प्रॉपर्टी मिलके बता रहे हैं कि भाई इसकी अवस्था ये है फ़िलहाल, और आप उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, दबा रहे हो या एक्सपेंड कर रहे हो। उसके बाद उसकी अवस्था क्या है वो उस समय की उसकी प्रॉपर्टीज़ को मिला के हम बताएंगे। एनी ऑपरेशन इन विच वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम चेंज इज़ कॉल्ड ए चेंज ऑफ स्टेट। मतलब जैसा कि हमने बताया गैस है, अवस्था 1 में उसके प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी कुछ है, फिर हमने उसको गर्म किया तो टाइम t2 पर उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हो गई, तो उसकी अवस्था बदल गई, तो उसकी अवस्था या स्टेट में चेंज हो गया। दिस इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टर्न पे हम पाथ एंड प्रोसेस डिस्कस करेंगे।